Students, please like and share videos and also subscribe the channel. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दर्जा 10 का सबक नंबर 2, जिसका नाम है सादत हसन मंटो में। ये अफसाना है। अफसाने का नाम है नया कानून। सादत हसन मंटो एक अफसाना निगार हैं। इन्होंने ये अफसाना लिखा है। आइए पहले हम देखते हैं इनकी ज़बान हयात। मंटो ज़िला लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ कश्मीर से था। मंटो की इब्तिदाई तालीम अमृतसर में हुई। आला तालीम के लिए अलीगढ़ आए। इसी दौरान तालीम मुनक़ता करके मुलाजिमत कर ली। मतलब मंटो जो हैं वो ज़िला लुधियाना के पंजाब में पैदा हुए। उनके ख़ानदान का जो ताल्लुक़ था वो कश्मीर से था और उनकी जो शुरुआती तालीम हुई थी, इब्तिदाई तालीम का मतलब शुरुआती तालीम अमृतसर में हुई थी। आला तालीम के लिए यानी अच्छे से अच्छी पढ़ाई के लिए, ऊंचे दर्जे की पढ़ाई के लिए वो अलीगढ़ आए और उसी तालीम के दौरान उन्होंने तालीम को वहीं ब्रेक किया, यानी स्टडी को वहीं ब्रेक किया और उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दी, मुलाजिमत कर ली। मंटो इब्तिदा में रूसी अदब से मुतासिर हुए। रूसी अदब यानी रूसी लिटरेचर से शुरुआती दौर में, और कई रूसी कहानियों का उर्दू में तर्जुमा भी किया। तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ में वो इस तहरीक से मुतासिर हुए, लेकिन आगे चलकर वो इससे किनारा कश हो गए। तरक्की पसंद तहरीक एक ऐसी तहरीक है जिस दौर में आज़ादी के लिए जंग की जा रही थी, लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो बहुत से शौरा जो थे वो उसके लिए कहानियाँ कहते थे, शायरी करते थे। तो उस दौर को तरक्की पसंद तहरीक का दौर कहा जाता है। यानी उस टाइम पर अलग अलग तरीक़े से अदब की तरक्की होती गई, लेकिन आगे चलकर वो इससे किनारा कश हो गए। इब्तिदा में अखबार मसावात अमृतसर से वाबस्ता रहे। फिर हफ्त रोज़ा मुसव्विर बम्बई में मुदीर की हैसियत से काम किया। ऑल इंडिया रेडियो में भी मुंसलिक रहे। कुछ अरसा फिल्मी दुनिया से भी वाबस्ता रहे। कई फिल्मों के लिए कहानियों के साथ साथ मुकालमे और स्क्रीन प्ले भी लिखे। मुल्क की आज़ादी के बाद 1948 में वो मुस्तकिल तौर पर लाहौर चले गए। यानी अब यहाँ पर बताया है कि शुरुआत में उन्होंने एक अखबार था जिसका नाम था मसावात, वो अमृतसर से शाये होता था, उससे जुड़े रहे। फिर उसके बाद हफ्त रोज़ा मुसव्विर जो बम्बई में एक मुदीर की हैसियत से उन्होंने काम किया था, और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में भी वो जुड़े रहे। कुछ वक्त उन्होंने फ़िल्मों में भी काम किया, फ़िल्मों के लिए कहानियाँ लिखीं। कुछ वक्त उन्होंने फ़िल्मी दुनिया के लिए बहुत से काम किए, उसके लिए मुकालमे लिखे यानी डायलॉग्स लिखे, कुछ स्क्रीन प्ले भी लिखे। और मुल्क की आज़ादी के बाद 1948 में वो मुस्तकिल तौर पर यानी हमेशा हमेशा के लिए लाहौर चले गए। माशा मंटो का पहला अफसाना था जो उन्होंने जलियांवाला बाग के सानिए से मुतासिर होकर लिखा था। ठीक है, यानी उन्होंने जलियांवाला बाग का जब पूरा हत्याकांड सुना था तो उसको सुनकर उससे असर लेकर उन्होंने पहला अफसाना अपना तमाशा लिखा। मंटो ने अफसाना निगारी में मौजू और हैयत के कई ऐसे तजुर्बे किए जो उनसे पहले अफसाना निगारों के यहाँ नज़र नहीं आते। मंटो के अफसानों की सबसे बड़ी खूबी हकीकत निगारी है। नया कानून, टूबा टेक सिंह के अलावा सियाह हाशिए के मुख्तसर अफसाने इस बात का सबूत हैं कि मंटो ने सियासी मसाइल और मौज़ूआत पर भी कलम उठाया। अफसानों के अलावा मंटो ने ड्रामे, खाके, अदबी और फ़ुकाहिया मज़ामीन तहरीर किए और एक नावल बिला उन्वान भी शाये हुआ। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं जो आपको ख़ुद से ही याद करने हैं, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। जो जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसमें बस एक बात इम्पॉर्टेंट है कि मंटो ने अफसाना निगारी में मौजू और हैयत के कई ऐसे तजुर्बे किए थे जो उनसे पहले अफसाना निगारों के यहाँ नज़र नहीं आते थे, क्योंकि उनके अफसानों में हकीकत बयां की जाती थी। ठीक, चुग़द, सियाह हाशिए, शिकारी औरतें, फुंदने, सरकुंडों के पीछे, यजीद, ठंडा गोश्त, सड़क के किनारे, धुआं, लज़्ज़ते संग,
खाली बोतलें, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई वगैरह उनके अफसानों के काबिल ज़िक्र मजमूए हैं। मजमूए उसको कहते हैं एक बंच को जिसके अंदर बहुत सारे अफसाने लिखे होंगे, तो ये उन अफसानों के मजमूओं के नाम हैं। तो ये काबिल ज़िक्र हैं, मशहूर भी हैं और ज़िक्र के काबिल भी हैं। इन अफसानों को पढ़ा भी जा सकता है और उनका ज़िक्र भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था सादत हसन मंटो की सवाने हयात के बारे में। आपको ये याद भी करनी है और अपनी नोटबुक में भी लिखनी है। आइए अब हम पढ़ते हैं सादत हसन मंटो का लिखा हुआ अफसाना जिसका नाम है नया कानून। ये अफसाना शुरू करने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा मुख्तसर सा अफसाने का खुलासा बता दूं कि ये अफसाना जो है वो एक मंगू कोचवान के नाम के तांगा चलाने वाले की कहानी के बारे में है। जो तांगा चलाया करता था, किस दौर में? अंग्रेज़ों के दौर में। तो ध्यान से सुनना बच्चों ये कहानी, इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने आपको याद करने होंगे। शुरू करते हैं। मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था। गो उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी और उसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसका मतलब ये है मंगू कोचवान, जिस तांगे वाले की बात हो रही है उसका नाम है मंगू कोचवान। वो अपने अड्डे में, यानी जो उसके साथ तांगा चलाने वाले लोग थे, आसपास के साथी जो थे, उन सब में वो बहुत ही अक्लमंद था। लोग उसको बहुत अक्लमंद समझते थे। वो सभी लोग अड्डे वाले जो उसके साथ के साथी थे, जिसे हम कह सकते हैं कलीग। उसकी तालीमी जो हैसियत थी वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर थी। वो पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही उसने कभी स्कूल देखा था, और लेकिन उसे इस सब के बावजूद भी दुनिया भर की चीज़ों की नॉलेज थी। इल्म था मतलब नॉलेज थी। और जितनी भी उसके अड्डे के लोग थे, जो उसके साथ वाले तांगे वाले थे, वो तमाम कोचवान, उनको ये जो भी ये जानना चाहता था कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, तो वो मालूमात उनको किससे मिलती थी? मंगू कोचवान से। तो उसके जो दोस्त थे, जो अड्डे वाले थे, वो उसको इसी वजह से उस्ताद मंगू कहते थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी, तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी देकर मुदब्बराना अंदाज में पेशीनगोई की थी। देख लेना चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन में जंग छिड़ जाएगी। मतलब जब उस्ताद मंगू ने अपने तांगे में बैठे हुए एक सवारी से स्पेन में जो जंग छिड़ी थी उसके बारे में अफवाह सुनी, तो उसने फ़ौरन उनके कंधे पर थपकी देते हुए कहा, और चौड़े कंधे पर, कि देख लेना थोड़े ही दिनों में स्पेन में जंग छिड़ जाएगी। मतलब ये उन्होंने अपनी समझदारी से पेशीनगोई की थी। जितनी बातें उसने अब तक उस हंगामे के बारे में, उस जंग छिड़ जाने के बारे में सुनी थी। और जब गामा चौधरी ने उससे ये पूछा कि स्पेन कहाँ वाक़ है, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत से जवाब दिया था, विलायत में, और कहाँ। स्पेन में जंग छिड़ी, और जब हर शख्स को इसका पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हल्का बनाए हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू को बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे। और उस्ताद मंगू उस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। और हुआ क्या, जब उन्होंने ऐसी बात कही उस्ताद मंगू ने कि देख लेना स्पेन वालों के बारे में, कि देख लेना चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन में जंग छिड़ जाएगी। वो गामा चौधरी ने उससे ये पूछा कि ये तो बताओ स्पेन है कहाँ। तो बड़ी ही मतानत से, मतानत का मतलब क्या होता है? बुर्दबारी, बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही इत्मीनान के साथ उन्होंने ये जवाब दिया, विलायत में, और कहाँ। स्पेन में जंग छिड़ी, और जब हर शख्स को इसका पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने भी कोचवान हल्का बनाए हुक्का पी रहे थे, तो दिल ही दिल में वो लोग उस्ताद की मंगू की बड़ाई कर रहे थे। और उस्ताद मंगू उस वक्त अपनी माल रोड की चमकीली सतह पर, मतलब अपनी जो तांगा था जिसको वो भगा रहे थे रोड पर, उसको चलाते हुए वो अपनी सवारी से हिंदू मुस्लिम फसाद के ऊपर तबादला ख्याल कर रहे थे। मतलब गुफ्तगू कर रहे थे, बाहम गुफ्तगू, आपस में अपने अपने ख्यालात को इजहार कर रहे थे।
उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से बड़ी नफरत थी और इसका सबब तो वो ये बतलाया करता था कि वो उसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। मगर उसके तनफ़ुर की सबसे बड़ी वजह ये थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे। वो उसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक ज़लील कुत्ता है। इसके अलावा उसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद न था। जब कभी वो गोरे के सुर्ख और सफ़ेद चेहरे को देखता तो उसे मतली सी आ जाती, न मालूम क्यों। वो कहा करता था कि उनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे को देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली गल गल कर झड़ रही हो। जब किसी शराबी गोरे से उसका झगड़ा हो जाता तो सारा दिन उसकी तबीयत मकद्दर रहती। वो शाम को अड्डे में आकर बल मार के सिगरेट पीता या हुक्के के कश लगाते हुए उसे गोरे को जी भर कर सुनाया करता। यानी जब भी मंगू कोचवान की किसी उससे गोरे से लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाया करता, तो पूरा दिन बैठकर उसको बेकैफ पूरा दिन उसको बैठकर कोसता। उसकी तबीयत दिन भर बेमज़ा रहती और वो शाम को अपने अड्डे में जाता और बल मार के, मतलब पैर के ऊपर पैर मार के, पालती मारना नहीं बोलते हैं, जैसे पैर के ऊपर पैर रख लेते हैं ऐसे पैर रख के बढ़िया आराम से सिगरेट पीता, हुक्के का कश लगाता और गोरे को तबीयत से जो सुनाना होता वो सुनाता, लेकिन खुद से ही। गोरे को जाकर नहीं सुनाता, खुद से ही सुनाता। ये मोटी गाली देने के बाद वो अपने सर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर कहता, आग लेने आए थे, अब घर के मालिक ही बन गए हैं। नाक में दम कर रखा है इन बंदरों की औलाद ने। यूं रौब गांठते हैं गोया हम उनके बाबा के नौकर हैं। इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था। जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता वो अपने सीने की आग उगलता रहता। शक्ल देखते हो ना तुम उसकी, जैसे कोड़ हो रहा है, बिल्कुल मुर्दार, एक धप्पे की मार, और गिट पिट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम, पहले पहल जी में आई कि मलाउन की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन इस ख्याल से टल गया कि इस मरदूद को मारना अपनी हतक है। हतक है मतलब बेइज्जती। ये कहते कहते थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो जाता और नाक को खाकी कमीज की आस्तीन से साफ करने के बाद फिर बुड़बुड़ाने लगता। खाकी कमीज की आस्तीन से मतलब जो वो अपनी हाथ में खुद की हाथ में जो कमीज पहना था, कुर्ता पहना था, उसकी आस्तीन से, तो उसकी निचले वाले हिस्से से पोंछ लेता, नाक को पोंछ लेता और फिर बड़बड़ाने लगता। और यही सारी बातें बड़बड़ाता जो मैंने आपको अभी पढ़कर बताई हैं। उसके बाद कसम है भगवान की, इन लाट साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। जब कभी इनका मनहूस चेहरा देखता हूँ रगों में खून खोलने लग जाता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले, तेरी कसम जान में जान आ जाए। ये सब कुछ कौन कह रहा है? मंगू कोचवान कह रहा है। किससे? अपने दोस्त से। कब कहता है? जब उसका किसी गोरे के साथ झगड़ा हो जाता है, किसी शराबी गोरे के साथ। और जब एक रोज़ उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां लादीं और उनकी गुफ्तगू से उसको पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन नाफिज होने वाला है। जदीद आइन मतलब नया कानून, नाफिज लागू। तो नया कानून लागू होने वाला है, तो इसकी खुशी में कोई इंतहा ही नहीं रही। वो मारवाड़ी जो कचहरी में अपनी दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। सुना है 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा। क्या हर चीज़ बदल जाएगी? हर चीज़ तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा? उन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। मतलब कि इतनी खुशी हो रही थी उसे नया कानून सुनकर कि वो उसको बयान भी नहीं कर सकता। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था और चाबुक से बुरी तरह पीटा करता था, मगर उस रोज़ वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बढ़ी हुई मूँछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की पीठ पर बागें ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा ज़रा हवा से बातें करके दिखा दे।
तो मतलब खुशी का इजहार देखो किस तरह से हो रहा है कि अपनी मूंछों के ऊपर भी ताव दिया जा रहा है और घोड़े से भी बड़े प्यार से बातें हो रही हैं, है ना बच्चों। इसमें देखो आगे क्या लिखा है। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आध सेर दही की लस्सी पीकर एक बड़ी डकार ली। जब मारवाड़ी जो उसके तांगे में बैठे थे, जो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे नया कानून के बारे में, जब उनको उसने उनके ठिकाने पहुंचा दिया तो अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर वो लस्सी पीकर बड़ी डकार लेने लगा और मूंछों को मुंह में दबा कर उनको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज में कहा, हट तेरी ऐसी की तेसी। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो खिलाफ मामूल उसे वहाँ अपनी जान पहचान का कोई आदमी न मिल सका। मतलब हमेशा तो ऐसा होता था कि उसको अड्डे पर अपनी जान पहचान का आदमी मिलता था, लेकिन आज मामूल के खिलाफ था, उसको कोई अपनी जान पहचान का मिला ही नहीं, है ना। ये देखकर उसके सीने में एक अजीब व गरीब तूफान बरपा हो गया, यानी एक अजीब व गरीब तूफान उठ गया। आज वो एक बड़ी खबर अपनी दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर, और उस खबर को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए वो सख्त बेचैन था, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। आध घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की हानि छत के नीचे बेदिली की हालत में टहलता रहा। दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नया कानून के निफाज की खबर ने उसको एक नई दुनिया में ला खड़ा कर दिया। अब वो दिली दिल में सोच रहा था, दिमाग में उसके बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आ रहा है। ये सोच रहा नया कानून जब लागू हो जाएगा तो क्या होगा। इस खबर ने उसको एक नई दुनिया दे दी थी, समझ लो। वो इस नए कानून के मुतालिक जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नाफिज होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गौर व फिक्र कर रहा था। उसके कानों में मारवाड़ी का ये अंदेशा, क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा, बार बार गूंज रहा था। और उसके तमाम जिस्म में मसरत की एक लहर दौड़ा रहा था। मसरत मतलब खुशी। तो वो बार बार बस यही सब चीज़ें सोच रहा था और उसके पास यही सवाल गूंज रहा था। वो बेहद मसरूर था। मसरूर से मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश। ख़ास कर उस वक्त उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंची जब वो ख्याल करता कि गोरों सफ़ेद चूहों, वो उनको उसी नाम से याद करता था, उनकी थूतनियाँ नए कानून के आते ही बिल्लों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। थूतनियाँ मतलब उनके चेहरे, जिसको पूरे चेहरे को थूतनियाँ बोलते हैं, होठों वाले हिस्से को भी थूतनियाँ कहा जाता है। तो वो कह रहा है उनकी थूतनियाँ नया कानून के आते ही बिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी, यहाँ पे अपने घरों में घुस जाएंगे। जब नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उसे मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ला हाथ इधर, ऐसी खबर सुनाऊं कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उगाएं। और ये कहकर मंगू ने बड़े मज़े ले लेकर नए कानून के मुतालिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी। दौरान गुफ्तगू में उसने कई मर्तबा नत्थू गंजे के हाथ पर जोर से अपना हाथ मारकर कहा, तू देखता रे क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ न कुछ ज़रूर करके रहेगा। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निज़ाम की इश्तराकी सरगर्मियों के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था और उसे वहाँ के नए कानून और दूसरी नई चीज़ें बहुत पसंद थी। मतलब मंगू कोचवान अपने दिमाग से ये सोच रहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो नया कानून चेंज हो रहा है, वो सब कुछ रूस वाले बादशाह की वजह से हो रहा है। कुछ अरसे से पेशावर और दीगर शहरों में सुर्खपोशों की तहरीक जारी थी। उस्ताद मंगू ने इस तहरीक को अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह और फिर नए कानून के साथ खलत मलत कर दिया था। इसके अलावा जब कभी किसी से सुनता कि फ़लाँ शहर में इतने बम साज पकड़े गए हैं या फ़लाँ जगह इतने आदमियों पर बगावत के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया है, तो उन तमाम वाक़यात को नए कानून का पेश खैमा समझता और दिल ही दिल में बहुत खुश होता था।
तो ये उस्ताद मंगू अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंची फिल्म समझते थे, है ना बच्चों। वो सब चीज़ को मिला देते थे एक साथ। वो सोचते थे सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, अगर कोई नया कानून जो ये जिस नया कानून की वो बात कर रहे थे, जबकि वो एक इंडियन एक्ट था जो जिसके बारे में उन मारवाड़ियों ने बात करी थी, लेकिन वो उसको नया कानून समझ बैठा। तो वो हर चीज़ को इसी चीज़ से मिला देता था। अगर कहीं बम पकड़ा गया तो उसको भी मिला देगा, कहीं बगावत हो गई तो उसको भी मिला देगा, और कहीं सुर्खपोशों की तहरीक चल रही है, मतलब पेशावर और दीगर शहरों में जहाँ पर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, क्रांतिकारी लड़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पर गोरों को निकाल दिया जाता था, मारपीट झगड़ा वगड़ा हो रहा था। तो उस दौरान वहाँ पर जो तहरीक चल रही थी, तो उसको भी उस्ताद मंगू ने इसी नए कानून के साथ में मुंसलिक कर दिया था, यानी जोड़ दिया था। और ये सब कुछ सोच सोच कर वो अपने दिल में बहुत खुश होता था। एक रोज़ उसके तांगे में दो बैरिस्टर बैठे नए आइन पर बड़े ज़ोर से तनकीद कर रहे थे, और वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था, जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है, जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। इसी फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक ना सुनी ना देखी गई है। सियासी नज़रिए के एतबार से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं। इन बैरिस्टरों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, चूँकि उसमें बेशतर लफ्ज़ अंग्रेज़ी के थे, उससे उस्ताद मंगू सिर्फ ऊपर के जुमले को ही किसी कदर समझा। उसने ख्याल किया कि ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि उनका वतन आज़ाद हो। चुनाचे इस ख्याल के ज़ेर असर उसने कई मरतबा उन दो बैरिस्टरों को हक़ारत की निगाहों से देखकर दिल ही दिल में कहा, टूडी बच्चे। मतलब इसमें अब वो जो दो बैरिस्टर हैं, जो वकील है, वो आपस में बातें कर रहे हैं फेडरेशन को लेकर कि वो ठीक नहीं है जो नए कानून में आने वाला है, लेकिन ये जनाब क्या समझ रहे हैं कि ये लोग नए कानून के आने की खिलाफत कर रहे हैं, देश को मुल्क को आज़ाद होना नहीं देना चाहते। तो वो दिली दिल में उनको कोसने लगे, जबकि इन्हें कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लिश में उन्होंने क्या किटपिट करी। जब कभी वो किसी को दबी ज़बान में टूडी बच्चा कहता, तो दिल में ये महसूस करके बड़ा खुश होता था कि उसने इस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है, और ये कि वो शरीफ आदमी और टूडी बच्चे में तमीज़ करने की अहलियत रखता है। इस वाक़े के तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा को अपने तांगे में बिठाकर मुज़ंग जा रहा था कि उसने उन 3 लड़कों को आपस में ये बातें करते सुना, नए आइन ने मेरी उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। अगर साहिब असेंबली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजिमत ज़रूर मिल जाएगी। वैसे भी बहुत सी जगह निकलेंगी, शायद इसी गड़बड़ में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे मारे फिर रहे हैं, उनमें तो कुछ तो कमी होगी। इस गुफ्तगू ने, मतलब इस बातचीत ने, उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आइन की अहमियत और भी बढ़ा दी। यानी उनकी नज़र में उसकी अहमियत और भी बढ़ गई नए कानून की, और वो इसको ऐसी चीज़ समझने लगा जो बहुत चमकती हो, नया कानून, और वो दिन में कई बार सोचता, यानी कोई नई चीज़, और हर बार उसकी नज़रों के सामने अपने घोड़े का वो नया साज आ जाता जो उसने 2 बरस हुए चौधरी खुदा बख्श से बड़ी अच्छी तरह ठोक बजाकर ख़रीदा था। इस साज पर कि जब वो नया था, जगह जगह लोहे की निकिल चढ़ी हुई कीलें चमकती थीं, और जहाँ जहाँ पीतल का काम था वो तो सोने की तरह दमकता था। इस लिहाज से भी नए कानून का दरख्शां ताबा होना ज़रूरी था। यानी वो नए कानून को किस चीज़ से वो कर रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं कि जैसे कि उनका तांगा जब उन्होंने नया ख़रीदा था तो वो कितना चमकता होगा, निकीलें उसकी चमकती होंगी, पीतल का काम सोने की तरह चमकता होगा, तो वो नए कानून को भी ऐसा समझ रहा है कि जैसे कि वो बहुत चमकदार हो, तो बड़ा खुश होता था। पहली बार अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के ख़िलाफ़ और उसके हक़ में बहुत कुछ सुना, मगर उसके मुतालिक जो तसव्वुर अपने जहन में क़ायम कर चुका था बदल नहीं सका। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ़ हो जाएगा, और उसको यकीन था कि उसकी आमद पर जो चीज़ें नज़र आएंगी उससे उसकी आंखों को ज़रूर ठंडक पहुंचेगी। ये कौन सोचता था? मंगू कोचवान, कि जो भी नया कुछ होगा उससे मेरी आंखों को ठंडक मिलेगी, मैं बहुत सुकून में आ जाऊंगा। आखिरकार मार्च के 31 दिन ख़त्म हो गए और अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद खामोश घंटे बाकी रह गए। मौसम खिलाफ मामूल सर्द था और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर तांगे में घोड़े को जूता और बाहर निकल गया, और अस्तबल में जाकर तांगे में घोड़े को जोता और बाहर निकल गया। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। वो नए कानून को देखने वाला था। उसने सुबह के सर्द धुंध में कई तंग और खुले बाज़ारों का चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज़ पुरानी नज़र आई। आसमान की तरह पुरानी,
उसकी निगाहें आज ख़ास तौर पर नया रंग देखना चाहती थीं, मगर सिवाय इस कलगी के जो रंग बिरंगे परों से बनी थी और उसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी, और सब चीज़ें पुरानी नज़र आती थीं। ये नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आने में ख़रीदी थी। घोड़े की टापों की आवाज़, काली सड़क और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लगाए हुए बिजली के खंभे, दुकान के बोर्ड, उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरू की झंझनाहट, बाजार में चलते फिरते आदमी, इनमें से कौन सी चीज़ नई थी? ज़ाहिर है कोई भी नहीं, लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था। अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सबकी बंद हैं। इस ख़याल से उसे तस्कीन थी, यानी वो सुकून में था। इसके अलावा वो ये भी सोचता था, हाई कोर्ट में 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है, अब इससे पहले नए कानून का क्या नज़र आएगा। जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनक से 9 बजाए। रौनक का मतलब तकब्बुर और गुरूर से है, बड़ी रौनक से 9 बजाए। जो तलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे खुशपूश थे। खुशपूश थे यानी अच्छे कपड़े पहनने वाले थे, अच्छा लिबास पहने हुए थे, जो भी कॉलेज से निकल रहे थे। मगर उस्ताद मंगू को ना जाने उनके कपड़े मेले मेले से क्यों नज़र आए। शायद उसकी वजह ये थी कि उसकी निगाहें आज किसी खैरा कुन जलवे का नज़ारा करने वाली थी। खैरा कुन यानी जिससे आंखें चकाचौंध हो जाएं। तांगे को दाएं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर के बाद फिर अनालकरी में था। बाजार की आधी दुकानें खुल चुकी थीं और अब लोगों की आमद और रफ्त भी बढ़ गई थी, यानी आना जाना भी बढ़ गया था। हलवाई की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मनहारी वालों की नुमाइशी चीज़ें शीशे की अलमारियों में लोगों को दावतें नज़ारा दे रही थीं, और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे। मगर उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी न थी। वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था। उस्ताद मंगू तबान बहुत जल्दबाज वाक़ हुआ था। वो हर सबब की अमल तश्कील देखने का न सिर्फ ख्वाहिशमंद था, बल्कि मुतजस्सिस था। मुतजस्सिस से मतलब तलाश करने वाला था, और वो बहुत ज़्यादा बेताब भी था। वो चाहता था कि मैं जल्दी से जल्दी हर चीज़ नई देख लूँ। उसकी बीवी गंगावती उसकी इस किस्म की बेकरारियों को देखकर आम तौर पर ये कहा करती, अभी कुआं खोदा नहीं गया और तुम प्यास से बेहाल हो रहे हो। ये एक कहावत है बच्चों। कुछ भी हो, मगर उस्ताद मंगू नए कानून के इंतज़ार में इतना बेकरार नहीं था जितना कि उसे अपनी तबीयत के लिहाज से होना चाहिए था। वो आज नए कानून को देखने के लिए घर से निकला था, ठीक उसी तरह जैसे गांधी या जवाहरलाल के जुलूस का नज़ारा करने के लिए निकलता था। लीडरों की अज़मत का अंदाज़ा उस्ताद मंगू हमेशा उनके जुलूस के हंगामों और उनके गले में डाले हुए फूलों के हारों से किया करता था। यानी वो नेताओं की जो अज़मत होती है, जो बड़ाई होती है, वो किस चीज़ से समझता था? उनके गले में डले हुए हारों की वजह से, और उनके जुलूस में जो हंगामे, उनके लिए जो जुलूस में हंगामे होते हैं उसकी वजह से। अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा हुआ तो उस्ताद मंगू के नज़दीक वो बड़ा आदमी है, और अगर किसी लीडर के जुलूस में भीड़ के बाइस 2-3 फसाद होते रह जाएं तो उसकी निगाहों में वो और भी बड़ा था। अब नए कानून को वो अपने जहन के इसी तराजू में तोलना चाहता था। अनारकली से निकलकर वो माल रोड की चमकीली सतह पर अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास उसे छावनी की एक सवारी मिल गई। किराया तय करने के बाद उसने अपने घोड़े को चाबुक दिखाया और दिल में ये ख्याल किया, चलो ये भी अच्छा हुआ, शायद छावनी ही से नए कानून का कुछ पता चल जाए। छावनी पहुंचकर उस्ताद मंगू ने सवारी को उसकी मंजिल मकसूद पर उतार दिया और जेब से सिगरेट निकालकर बाईं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सुलगाया और अगली नशिस्त के गद्दे पर बैठ गया, यानी जो आगे की बैठक होती है उसकी गद्दे पर बैठ गया। जब उस्ताद मंगू को किसी सवारी की तलाश नहीं होती थी या उसे किसी बीते हुए वाक़े पर गौर करना होता था तो वह आमतौर पर अगली नशिस्त छोड़कर पिछली नशिस्त पर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़े की बांगें दाएं हाथ की गर्द लपेट लिया करता था। ऐसे मौक़ों पर उसका घोड़ा थोड़ा सा हिनहिनाने के बाद बड़ी धीमी चाल चलना शुरू कर देता था, गोया उसे कुछ देर के लिए भाग दौड़ से छुट्टी मिल गई है।
घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख्यालात की आमद बहुत सुस्त थी। जिस तरह घोड़ा आहिस्ता कदम उठा रहा था, उसी तरह उस्ताद के जहन में नए कानून के मुतालिक नए क़यासात दाखिल हो रहे थे। क़यासात यानी नए नए अंदाज़े। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीक़े पर गौर कर रहा था और इस काबिल गौर बात को आईन जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था। यानी अब वो चाह रहा था कि नए कानून की मौजूदगी में जो म्यूनसिपल कमेटी है उससे तांगों के नंबर मिलने के तरीक़े पर गौर कर रहा था। वो सोच रहा था शायद नए नंबर भी मिलेंगे तांगों के। तो वो ये सारी बातें सोच रहा था, अंदाज़ा लगा रहा था, और वो इस सोच विचार में गर्क था। गर्क मतलब डूबा हुआ था। उसे ये मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया है। पीछे पलटकर देखने से उसे सड़क के उस तरफ दूर बिजली के खंभे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया जो उसे हाथ से बुला रहा था। जैसा कि बयान किया जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफरत थी। जब उसने अपना ताज़े गाहक को गोरे की शक्ल में देखा तो उसके दिल में नफरत के जज्बात बेदार हो गए, यानी जाग गए। पहले उसके जी में आई कि बिल्कुल तवज्जो ना दे और उसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में उसको ख्याल आया इनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कलगी पर जो मुफ्त में 14.5 आने खर्च कर दिए हैं उनकी जेब से ही वसूल करने चाहिए। चलो चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आंख झपकने में वो बिजली के खंभे के पास था। घोड़े की बागें खींचकर उसने तांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठे बैठे गोरे से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है? इस सवाल में बला का तंजिया अंदाज था। तंजिया अंदाज था यानी वो बहुत ही ताना जैसा मारते हुए कह रहा था, बहुत ही गुस्से में बोल रहा था। बोलते नहीं है किसी को एकदम से टोंट कसते हुए, तो बिल्कुल इसी अंदाज में वो कह रहा था। साहब बहादुर कहते वक्त उसका ऊपर का मूंछों भरा होंठ नीचे की तरफ खिंच गया और पास ही गाल के इस तरफ जो मध्यम सी लकीर नाक के नथने से थोड़ी के बालाई के हिस्से तक चली आ रही थी, एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई, गोया किसी ने नुकीले चाकू से शीशम की सानवी लकड़ी में धारी डाल दी। इसका चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने इस गोरे को सीने में आग में जलाकर भस्म कर डाला था। जब गोरे ने, जो बिजली के खंभे की ओट में हवा का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू उसकी निगाहें चार हुईं और ऐसा मालूम हुआ कि एक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुईं और आपस में टकराकर एक आतिश बगुला बनकर ऊपर को उड़ गईं। ये बताया गया है यहाँ पर, मतलब मंगू ने उसको इस तरह से देखा, उस गोरे को, कि जैसे कि रिवॉल्वर में से बहुत सारी गोलियां निकल गई हों और वो आपस में टकराकर आग बगुला हो गई हों और ऊपर की तरफ उड़ गई हों। उस्ताद मंगू, जो अपने दाएं हाथ से बाग के बल खोलकर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया वो उसके वजूद के जर्रे जर्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा है और गोरा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर से गैर मरई चीज़ें झाड़ रहा है, गोया वो उस्ताद मंगू के इस जुमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है। गोरे ने सिगरेट का धुआं निकलते हुए कहा, जाना मांगता या फिर गड़बड़ करेगा? वही है। ये अल्फाज उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वही है। उसने ये अल्फाज अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस उसकी झड़प हुई थी और ख्वामख्वाह के झगड़े में जिसका बाइस गोरे के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी। उसे तौअन व करहन यानी मजबूरी में बहुत सी बातें सहना पड़ी थीं। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग बहुत दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि उसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी ख़ास मसलहत की बिना पर खामोश हो गया। तो उसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़रा आम तौर पर कोचवानों पर ही गिरता है। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक ऐसी तेज़ी थी। गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी, किराया 5 रुपया होगा। उस्ताद मंगू की मूछें थरथराईं। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया। वो चिल्लाया, 5 रुपये? क्या तुम 5 रुपये? ये कहते हुए उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भंजकर
एक वज़नी घूंसे की शक्ल में तैयार हो गया, शक्ल इख्तियार कर गया। क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? उस्ताद मंगू का लहजा ज़्यादा सख्त हो गया। गोरा पिछले बरस के वाक़ये को पेश नज़र रखकर उस्ताद मंगू के सीने की चौड़ाई को नज़रअंदाज कर चुका था। वो ख्याल कर रहा था कि इसकी खोपड़ी पर खुजला रही है, फिर खुजला रही है। इस हौसला अफजा ख्याल के ज़ेर असर वो तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतारने का इशारा किया। बैद की ये पॉलिश की हुई पतली झड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मरतबा छुई। मतलब उसने उस्ताद मंगू की मोटी रान को छुआ था अपनी डंडी के साथ में। उसने खड़े खड़े ऊपर से पस्ताखत गोरे को देखा, गोया वो अपनी निगाहों के वज़न से ही उसे पीस डालना चाहता है। फिर उसका घोंसला कमान में से तीर की तरह से ऊपर को उठा और चश्मे ज़दन में गोरे की ठुड्डी के नीचे जम गया। धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे गिराकर उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। शशदरो मुतहय्यर गोरे ने, शशदरो मुतहय्यर से मतलब शशदर मतलब हैरान, तो हैरान गोरे ने, वो बहुत हैरत ज़दा था, तो उसने इधर उधर सिमट कर उस्ताद मंगू के वज़नी घूंसों से बचने की कोशिश की। और जब देखा कि उसके मुखालिफ पर दीवानगी की सी हालत तारी है और उसकी आंखों में शरारे बरस रहे हैं, तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। इस चीखो पुकार ने उस्ताद मंगू की बानियों का काम और भी तेज़ कर दिया, जो गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ साथ ये कहता जाता था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू, 1 अप्रैल को भी वही अकड़फू, अब हमारा राज है बच्चा। लोग जमा हो गए और पुलिस के 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू उन सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती फूली हुई सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरत ज़दा मजमे की तरफ देखकर वो हाँफती हुई आवाज़ में कह रहा था, वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफ़ों की मानंद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता था और कभी हुजूम की तरफ। उस्ताद मंगू पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा, मगर किसी ने एक ना सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो, कानून वही है पुराना, और उसको हवालात में बंद कर दिया। तो बच्चों समझ में आया ये चैप्टर नया कानून क्या था, मंगू कोचवान का। बहुत हंसी मजाक भरा चैप्टर भी है और बहुत सारे अल्फाज इसमें ऐसे भी हैं जिनको आप समझेंगे, पढ़ेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में रोज़मर्रा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके लफ्ज़ मानी दिए हुए हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और याद भी करिएगा ताकि आपको सलीस उर्दू करने में कोई परेशानी पेश ना आए। यहाँ गौर करने की बात दी गई है, जो बातें इसमें हैं। अफसाना जो नया कानून है, इसका मरकज़ी किरदार मंगू कोचवान है। ये सवालों के जवाब लिखना है। 3 क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, मैं आपको नोट्स के ज़रिए सेंड कर दूँगी। यहाँ दरअज़ दिल अल्फाज के मुतज़ाद बताए गए हैं। मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टे अल्फाज। नीचे लिखे मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ जो अल्फाज दिए, मुहावरे दिए हैं, वो जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। ये मैं आपको सवालात जवाबात नोट्स के ज़रिए सेंड कर दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सबक नंबर 3। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब।